नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। अब डिटेल में जाने से पहले ज़रा सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर भारत हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने वाला है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार से लगभग 2 गुना ज़्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। भारत की तरफ से अभी पाकिस्तान में जाने वाली रावी नदी की पानी को बंद करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए बनाए जाने वाले नए डैम प्रोजेक्ट के लिए सभी क्लियरेंस को जल्दी से जल्दी हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। क्या इस बार पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने में कामयाब होने वाला है या फिर पाकिस्तान को इस बार FATF की ब्लैक लिस्ट में ऐड किया जाने वाला है? रशिया की तरफ से अभी किस वजह से अपनी Su-34 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को एक फाइटर एयरक्राफ्ट या यूं कहे कि एक मल्टीरोल फाइटर के तौर पर कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नारावने जी को अभी नेपाल की तरफ से उनकी आर्मी में ऑनररी जनरल रैंक से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान अभी किस वजह से इंडियन एयरफोर्स से इतना ज़्यादा डरा हुआ है और पाकिस्तान को ऐसा क्यों लगता है कि भारत अभी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है? और अंत में चाइना के साथ बढ़ रही तनाव के बीच जापान की तरफ से अभी बिग वेल क्लास की सबमरीन को अनवील किया गया है, जिसे वो 2022 तक अपनी फोर्स में शामिल करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट DRDO की तरफ से है। आज ANI की तरफ से DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर DRDO किसी भी तरह के मिसाइल को बनाने की क्षमता हासिल करने वाला है और इनफैक्ट आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर DRDO एक कंप्लीट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने वाला है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड से लगभग 2 गुना ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। DRDO की तरफ से पिछले महीने यानी कि 7 सितंबर को अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को भी टेस्ट किया गया और अब ये DRDO की हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक बेस बनने वाला है। जी सतीश रेड्डी जी ने बताया कि क्रूज मिसाइल वो मिसाइल होते हैं जो कि आमतौर पर कम अल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं और इस सेगमेंट में अभी DRDO के पास 3 तरह के मिसाइल मौजूद हैं। एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, दूसरा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और तीसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है। इनमें से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम है जो कि आवाज की गति से लगभग 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और उससे ज्यादा स्पीड में भी ट्रैवल कर सकता है। इसके लिए DRDO की तरफ से जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है और अभी जिस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल की बात किया गया है वो कोई मिसाइल नहीं है, वो दरअसल इसी स्क्रैमजेट इंजन का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया जा रहा है और अभी इसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है। इसके बाद आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर DRDO की तरफ से इसी को बेस करके कंप्लीट हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप किया जाएगा, जो कि मिनिमम मार्क 7 की स्पीड में ट्रैवल कर पाएगा। और अगर कोई क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करता है तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल होने वाला है, क्योंकि इसको अभी तक के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान की तरफ से है। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को जाने वाली रावी नदी की पानी को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सहारनपुर कांडी डैम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का फैसला किया गया है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस, झेलम और चेनाब नदी की पानी को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, जबकि रावी, व्यास और सुतलेज नदी की पानी को भारत अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो रावी नदी की पानी के ऊपर हमारा पूरा हक है, लेकिन अभी भी इस नदी की पानी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला जाता है। इस वजह से पंजाब में सहारनपुर कांडी डैम को बनाने का फैसला किया गया था, जो कि 206 मेगावाट की पावर को जनरेट करने के साथ साथ इसकी मदद से पंजाब में लगभग 5000 और जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 31,000 हेक्टेयर के एरिया में पानी सप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए अभी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की तरफ से अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें लगभग 275 हेक्टेयर से थोड़ा ज्यादा फॉरेस्ट लैंड भी इस्तेमाल होने वाला है, जहां पर एक रिजर्वेयर को बनाया जाएगा। इसके बनने के बाद हम जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब रीजन में इरिगेशन को काफी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को जाने वाले पानी को काफी मात्रा में रिड्यूस किया जा सकता है और इस पर पाकिस्तान चाहकर भी कंप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ट्रीटी के अंदर नहीं आता है। अगला अपडेट FATF को लेके है और FATF का नाम लेते ही असगार्ड में भी लोग सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं।
अब सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बीच में लटका हुआ है और पिछले कई सालों से पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाने से कुछ गिने चुने देश है जो कि उसको बचाते आ रहे हैं। पिछली बार बस 3 देशों की तरफ से पाकिस्तान को सपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ऐड नहीं किया गया था। इसमें चाइना, टर्की और मलेशिया शामिल थे और पिछली बार इन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया था। पर इस बार चाइना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हालांकि इस बार भी पाकिस्तान को चाइना, मलेशिया और टर्की सपोर्ट करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बाकी 39 देशों में से कोई एक भी देश पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा है। और पिछली बार पाकिस्तान को FATF की तरफ से दिए गए 40 रिकमेंडेशन में से पाकिस्तान की तरफ से बस 2 ही पर कार्रवाई की गई थी। और FATF की नेक्स्ट मीटिंग जो कि आने वाली 21 से 23 तारीख के बीच होने वाली है, इसमें पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है कि क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट में ऐड किया जाएगा। पर ज्यादातर इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद पाकिस्तान इस बार FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से नहीं बच पाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान को FATF की तरफ से बहुत सारा मौका दिया जा चुका है और पिछली बार बस 3 देशों की समर्थन की वजह से पाकिस्तान को एक मौका दिया गया था, जो कि इस बार नहीं होने वाला है। और इस बार पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए कम से कम 12 देशों का समर्थन हासिल करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही सरदर्द बनने वाला है। और इसी दौरान ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी यूनाइटेड स्टेट को भी इस मामले में उनकी मदद करने के लिए कहा जा रहा है। अगला अपडेट रशिया की तरफ से है और अभी हम रशिया की Su-34 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको रशिया आमतौर पर एक मीडियम रेंज की बॉम्बर के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन अभी रशियन मीडिया में आई कुछ अपडेट के मुताबिक रशिया अभी अपनी Su-34 एयरक्राफ्ट को एयर टू एयर रोल के लिए मॉडिफाई कर रहा है। इससे पहले रशिया इसको सिर्फ बॉम्बिंग के लिए या फिर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी इसे रशिया की तरफ से रियल लाइफ में एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में इसको नाइट टाइम में टेस्ट किया गया था, जिसमें इसको लगभग 15 किलोमीटर के अल्टीट्यूड में एक सुपरसोनिक हाइपोथेटिकल टारगेट के साथ टेस्ट किया गया था। अब रशिया किस वजह से अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट को फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर मॉडिफाई करना चाहता है, इसका जवाब देते हुए रशियन कमांडर ने बताया कि आमतौर पर जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट होते हैं, इनको दुश्मन के एरिया में घुस के उनके ऊपर हमला करने के लिए डिजाइन किया जाता है और ये दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ दुश्मन की फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं, क्योंकि अपने आप खुद को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से बॉम्बर एयरक्राफ्ट के साथ नॉर्मल एक एस्कॉर्ट पैकेज होता है, जिसमें एयर सुपीरियरिटी फाइटर मौजूद होते हैं और ये दुश्मन की फाइटर जेट को बॉम्बर एयरक्राफ्ट से दूर रखते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि एस्कॉर्ट करने वाले एयरक्राफ्ट बॉम्बर को सही तरीके से डिफेंड नहीं कर पाते हैं और ये बॉम्बर्स को डिफेंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं और इनकी रेंज भी बॉम्बर के मुकाबले काफी कम होती है, जिस वजह से लंबी दूरी वाले मिशन में ये थोड़े स्ट्रगल करते हैं। और इसी वजह से अभी रशिया Su-34 को एयर टू एयर रोल के लिए भी डिजाइन कर रहा है। और वैसे भी Su-34 का जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट से काफी सिमिलर है और एरोडायनामिक्स के हिसाब से ये डॉग फाइट कर सकता है और वो सभी मैन्यूवर्स को भी कर सकता है जो कि एक नॉर्मल फ्लैंकर सीरीज का एयरक्राफ्ट कर सकता है। इसमें बेसिक फर्क इतना है कि इसमें जो पायलट की सीटिंग पोजीशन है वो साइड बाय साइड है और ये नॉर्मल फ्लैंकर सीरीज के एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हैवी है, जिस वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है। और अभी इसी वजह से Su-34 के पायलट्स को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इनमें खुद को डिफेंड करने के लिए BVR और हीट सेकिंग मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाता है तो ये किसी भी स्ट्राइक मिशन के दौरान खुद को दुश्मन के एयरक्राफ्ट से बचा सकते हैं। अगला अपडेट भारत और नेपाल को लेके। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर में हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नारावने नेपाल की गश्त पर जाने वाले हैं और इसी दौरान उनको नेपाल की आर्मी में एक ऑनररी जनरल रैंक को ऑफर किया जाएगा। नेपाल की आर्मी की तरफ से इशू किए गए स्टेटमेंट के मुताबिक नेपाल की तरफ से अभी इंडियन आर्मी के चीफ जनरल MM नारावने जी को उनकी आर्मी में एक ऑनररी जनरल रैंक से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। वैसे इस बात को पहले से ही तय करके रखा गया था, क्योंकि ओरिजिनली जनरल MM नारावने फरवरी के महीने में नेपाल के गश्त पर जाने वाले थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से इस गश्त को कैंसिल कर दिया गया था और अभी जब इसको रिज्यूम किया जाएगा तो तभी उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। वैसे इसी दौरान नेपाल और भारत के रिलेशन थोड़े खराब हो चुके थे और स्पेशली जब से नेपाल का नया मैप इशू किया गया था तब से भारत और नेपाल के बीच मतभेद होना शुरू हो गया था और अभी उम्मीद किया जा रहा है कि नेपाल की इस कदम के साथ साथ भारत और नेपाल के रिलेशन वापस नॉर्मल ट्रैक पर आ सकते हैं या फिर जो भी मतभेद चल रहे हैं उसको डिप्लोमेटिक तौर पर सुलझाया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से है। रिसेंटली आपने सुना होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ ने अपने स्टेटमेंट में बताया था आने वाले 18 से 24 महीनों के अंदर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई ऑफेंसिव स्ट्राइक को लॉन्च किया जाएगा और इसमें पाकिस्तान लगभग 5 किलोमीटर को खोज सकता है
और राफेल आने के बाद पाकिस्तानी एयर स्पेस में भी इंडियन एयरफोर्स आराम से एयर सुप्रीमेसी को हासिल कर सकता है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही चिंताजनक बात बनने वाली है। और अगर उनकी पूरी स्टेटमेंट पर गौर किया जाए तो वो वही टाइमलाइन दे रहे थे जो कि राफेल जेट की डिलीवरी पूरा होने का टाइमलाइन है। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ के मन में ये जो डर है वो राफेल और मीटियोर मिसाइल को लेके, क्योंकि भले ही कितना भी माउंटेन ड्यू पी लो, असली भूत और चुड़ैल जब सामने आती है तो हनुमान चालीसा याद आता है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान कितना भी PL-15 कर ले, लेकिन उसको अच्छी तरीके से पता है कि मीटियोर मिसाइल के सामने ये टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उनको भी रैमजेट इंजन और डुअल पल्स रॉकेट मोटर के बीच अंतर पता है। और अब F-35 में भी एमराम मिसाइल के बदले मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे साफ होता है कि इसकी परफॉर्मेंस एमराम मिसाइल से भी बेहतर है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात इसकी रैमजेट इंजन में है, जो कि एंटायर पाथ में इसको कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस वजह से ये टर्मिनल फेज में जाके भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता है। और इसी वजह से इसका इंटरसेप्शन का चांस काफी बढ़ जाता है और इसका नो एस्केप जोन सबसे ज्यादा है। अब पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि पिछली बार जो डॉग फाइट हुआ था और भारत की एक MiG-21 को उन्होंने मार गिराया था, इसका बदला भारत जरूर लेगा। और उस वक्त पाकिस्तान के पास जो एमराम मिसाइल मौजूद थे वो उनको VVR रेंज में एडवांटेजेस दिला रहे थे, लेकिन इस बार उनके पास VVR एडवांटेजेस नहीं रहेगी। और पिछली बार वो जितने करीब आ गए थे उतने दूर से अगर भारत की तरफ से मीटियोर मिसाइल फायर किया जाता है तो उनके कोई भी फाइटर जेट बच के निकल नहीं पाएंगे। और ये लॉजिक अभी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि चाइना के लिए भी लागू होता है, क्योंकि चाइना के फाइटर जेट भले ही PL-15 मिसाइल लेके भारत का सामना करने के लिए आए, पर राफेल और मीटियोर मिसाइल की कॉम्बिनेशन उनके ऊपर भी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना के भारी भरकम Su-27 की कॉपीज राफेल को डिटेक्ट करने से पहले ही काफी दूरी से राफेल उनको डिटेक्ट करके मीटियोर मिसाइल फायर कर सकता है। अगला अपडेट जापान की तरफ से। जापान की तरफ से रिसेंटली अपनी बिग वेल क्लास की सबमरीन को लॉन्च किया गया है। इस सबमरीन को अभी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री की तरफ से डेवलप किया गया है और इस तरीके की पहली वेसल को जापान की नेवी में मार्च 2022 में शामिल करने का फैसला किया गया है। इन सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट लगभग 3000 टन के आसपास होने वाली है। साइज की बात करें तो इनका लेंथ 84 मीटर और विड्थ 9.1 मीटर होने वाला है। जापान का कहना है कि हालांकि चाइना की तरफ से लगातार उसके एरिया में घुसपैठ किया जा रहा है और हाल ही में ही जापान की कोस्ट गार्ड की तरफ से चाइनीज कोस्ट गार्ड की शिप को सेनकाई आइलैंड के पास डिटेक्ट किया गया था और इस बार चाइना की शिप जापान की क्लेम्ड एरिया में लगभग 57 आवर और 39 मिनट तक रहने के बाद वापस चले गए थे। इससे पहले भी जुलाई में भी चाइनीज वॉरशिप्स को दियाओ आइलैंड के करीब देखा गया था और ये लगभग 39 आवर और 23 मिनट के आसपास जापान के वाटर में रहने के बाद वापस चले गए थे। और वैसे भी इस एरिया को चाइना अपना बता रहा है और इसी वजह से वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अपनी वॉरशिप्स को भेजता आ रहा है। इसी वजह से जापान की तरफ से अभी अपनी नेवी और अंडर वाटर वेसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का फैसला किया गया है और अभी अपनी सबमरीन स्ट्रेंथ को जापान 16 से 22 तक इंक्रीज करना चाहता है। अभी जापान के पास 9 वासियो क्लास के और 11 सोर्यू क्लास के सबमरीन मौजूद है और इसी क्लास के एक और सबमरीन को भी अगले साल तक शामिल करने वाले हैं। और उसके बाद जापान अपनी नेवी में तागई यानी कि बिग वेल क्लास की सबमरीन को इंडक्ट करना शुरू करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।